कैसे नीट 2026 को टारगेट करें तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। हमें पूरा 11th का सिलेबस कंप्लीट करना है, एंटायर 12th का सिलेबस। बट टेस्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली रही होगी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जा रहा है आप थोड़े पैनिक मोड में आगे होंगे, आप थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट होंगे कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें, आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जैसे जैसे एंड पास आता है अपने को घबराहट भी बढ़ती जाती है। अब हमारे पास ओवरऑल जो टाइम बचा हुआ है, मई में हमारा एग्जाम होना है, मोस्ट प्रोबेबली जो 3 मई को होगा, और हमारे पास समय लगभग 4 महीने बचा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम सिर्फ 4 महीने क्यों बोल रहे हो आप, अभी तो अक्टूबर चल रहा है। तो बच्चों मैं 4 महीने इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपने सोना भी है, दिवाली भी मनाना है। दिवाली, दशहरा, छठ पूजा, ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए हमारी छुट्टियां, नींद आई है भी सर्दियों में तो और ज्यादा। तो इन सारी चीजों को लेते हुए रफली जो हमारे पास एवरेज टाइम बचा है वो 4 महीने का ही है अगर मैं देखूं। अब इसमें से कोई बच्चा एकदम जी जान लगा दे, एकदम स्मार्ट इफेक्टिवली प्रिपेयर करे तो वो बात अलग है। तब उसके पास अपन कह सकते हैं कि हाँ भाई तेरे पास टोटल टाइम 6 महीने का है। तो अब इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करें, कैसे नीट 2026 को टारगेट करें, आज हम इस वीडियो में एक रफ आउटलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके हिसाब से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। देखो बच्चों, स्मार्ट और इफेक्टिव स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन दिन भर बैठ के पढ़ने से अच्छा है। ठीक है, आपको जाहिर सी बात है कि मेहनत लगेगी, बट अगर आप वही मेहनत थोड़े स्मार्टली, थोड़े इफेक्टिवली करें तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैसे करें प्रिपेयर, क्या प्लान होना चाहिए हमारा नीट 2026 के लिए। अब अपने पास टाइम कितना बचा है, अक्टूबर चल ही रहा है, अक्टूबर से मई तक का समय है ना। तो टोटल जैसा मैंने बताया कि 4 महीने का टाइम लेके चलते हैं। अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो 6 महीने। गोल अपना क्या होना चाहिए, बायो में 340 के ऊपर नंबर लाने हैं अपने को। तो 340 प्लस मार्क्स कैसे आएंगे बायो में? इतने सारे चैप्टर्स हैं, पूरा 11th, पूरा 12th, सब कुछ आता है। तो कैसे हम इंश्योर करें कि हमारा 340 प्लस मार्क्स आए बायो में? बहुत बड़ा नंबर है। आप में से अगर किसी ने ये रिलीजियसली फॉलो भी किया तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि उसके 360 भी आ जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एकदम ढंग से, शिद्दत से ये चीज फॉलो करें, एकदम रिलीजियसली इस चीज को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल मार्क्स आएंगे। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे करें। देखो बच्चों, हमने बायो में ये चीज सीखी है, जैसा क्लोरोप्लास्ट में हमने ये चीज सीखी है ना कि प्रॉपर डिविजन ऑफ लेबर है। काम को बांट दिया 2 पार्ट्स में, फोटोसिंथेसिस को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, ताकि क्या हो, काम इफेक्टिवली, स्मार्टली, कम समय में एक साथ बहुत सारी चीजें हो जाए। तो हम कैसे करेंगे वो चीज, आइए देखते हैं। अपन ने अपनी प्रिपरेशन को 2 फेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें फेज 1 जो रहेगी हमारी वो अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पीरियड में होगी, और इस दौरान हमें पूरा 11th का सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए कि आप दिसंबर खत्म होते होते 11th का पूरा चैप्टर भी खत्म कर लें। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप अक्टूबर में अपनी डाइवर्सिटी की पूरी यूनिट एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे? हमें हर चैप्टर को कंप्लीट करने का मतलब है 100 से 150 सवाल बनाने हैं उस चैप्टर के, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उस चैप्टर के, और साथ में एनसीईआरटी को थॉरोली कंप्लीट करना है। थॉरोली समझते हैं, एक कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं मिस कर सकते हैं। ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें हर चैप्टर को कंप्लीट करना है, जिसमें हम पहले डाइवर्सिटी की यूनिट कंप्लीट करेंगे, एक एक चैप्टर को, साथ में सेल चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। कब तक? अक्टूबर खत्म होने से पहले, अक्टूबर में हमें ये सारा काम कंप्लीट कर लेना है। फिर नवंबर में अपने को सेल साइकिल वाला चैप्टर, बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर,
और प्लांट फिजियो आधी, ये भी कंप्लीट करनी है। ये दोनों चीजें हमें अक्टूबर और नवंबर तक में पूरी कंप्लीट करनी है। कैसे? सवाल, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी, ये तीनों चीजों को कंप्लीट करते हुए। और अगर मान लो, क्योंकि प्लांट फिजियो का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चैप्टर, बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है, काफी कम इंटरेस्टिंग कई बच्चों को लगता है, बिकॉज इट इज हमसे कनेक्टेड नहीं है, तो हम उतना फील नहीं कर पाते हैं इस चैप्टर को। तो मान लिया कि आपका एक चैप्टर रह गया इसमें, या 1.5 चैप्टर रह गया, वो चैप्टर एंटायर ह्यूमन फिजियो आपको दिसंबर तक खत्म करना है। मैंने इतने कम चैप्टर्स क्यों डाले हैं? बिकॉज मैं मान के चल रही हूँ कि आपके दिमाग में केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी प्लान होगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम सिर्फ बायो को दे सकते हैं, बायो को भी देंगे, साथ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को भी टाइम देना है। तो इनमें से जो टाइम बच गया ना, वो टाइम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी देना है। तो आपको आप 11th का कोई टॉपिक उसके लिए भी उठा सकते हो, 12th का भी कोई टॉपिक उठा सकते हो, जैसे आपका, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपको सही लगे, या आपको और टीचर्स भी डिजाइन आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, अपना जैसे जैसे दिसंबर खत्म हुआ, हमने पूरा 11th कंप्लीट कर लिया, अलोंग विथ सवाल, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी। इसका बहुत एप्लीकेशन आएगा बाद में, जो मैं डिस्कस करूंगी। इसके बाद चालू होगा हमारा फेज 2। अब इस फेज 2 में हम अपनी 12th कंप्लीटली कवर करेंगे, एंटायर 12th का सिलेबस। तो जब तक बच्चों आप दिसंबर एंड पे जाओगे ना, तो आपने 1500 से ऊपर सवाल कर लिए होंगे सिर्फ 11th के। उसके बाद आपकी 11th सॉलिड तरीके से प्रिपेयर्ड होगी, आपके पास पूरे शॉर्ट नोट्स हैं, आपने एनसीईआरटी पूरी थॉरोली पढ़ रखी है, एनसीईआरटी का पूरा शॉर्ट नोट हाईलाइट करके रखा है, क्या बोल रही है एनसीईआरटी, क्या क्या एग्जांपल्स है। तो एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपकी 11th कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे जनवरी में अपने फेज 2 के ऊपर। फेज 2 में हमें जनवरी में क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन वाली यूनिट। इसमें पूरा का पूरा प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स वाला, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सब इंक्लूडेड है। साथ में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी आप कवर करेंगे। ठीक है, फेब में आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन वाला चैप्टर करेंगे। इसके बाद मार्च में आप बायोटेक, इकोलॉजी और माइक्रोब्स वाला पार्ट करेंगे। वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, हर चैप्टर का 100 से 150 सवाल बनाना है, हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी को एक एक वर्ड वाइज याद करना है, सारे एग्जाम्पल्स याद करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डायग्राम कुछ भी नहीं स्किप करेंगे, सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। बाय द एंड ऑफ मार्च आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब जब अप्रैल चालू होगा, तो अप्रैल तक आपने रफली 3000 सवाल कर लिए हैं, आपके पास शॉर्ट नोट्स रेडी हैं, आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। तो अब आपको अप्रैल में क्या करना है? बिकॉज लास्ट वाला जो 1 महीना होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत पैनिक करते हैं। तो लास्ट मंथ में अपने हर दिन 2 से 3 घंटा बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हर चैप्टर रिवाइज करना है। एवरी सिंगल डे रिविजन इज रिक्वायर्ड along with mock test every alternate day। जब हम फेजेस की बात कर रहे हैं ना, फेज 1 फेज 2, तो उसमें आप अपने मॉक टेस्ट को 2 हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट दे दिया, या हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट दे दिया। बट टेस्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देंगे। ठीक है, टेस्ट देने से हमें आइडिया लगता है कि कैसे सवाल आ रहे हैं। तो टेस्ट इज मैंडेटरी। दोनों फेजेस के दौरान आप हफ्ते भर में टेस्ट दे सकते हो, 2 हफ्ते में दे सकते हो, 2 हफ्ते में भी दे सकते हो, उससे ज्यादा डिले करने का कोई मतलब नहीं है। 2 हफ्ते में तो आपको एक बार टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, बट जब अप्रैल आएगा ना, तो ये मॉक टेस्ट आप हर ऑल्टरनेट डे दोगे। क्योंकि बहुत बार जो हमारी गलती होती है, जो हम क्वेश्चन गलत करके आते हैं ना, वो हमारे दिमाग में रहता है कि ये मेरे से गलत हुआ, तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठी रहेगी। तो आपके मेन एग्जाम वाले दिन आपको ये चीज बहुत ज्यादा फायदा करेगी। तो टेस्ट हमेशा देंगे, और उस टेस्ट के जितने भी एरर्स है ना, जो भी गलतियां की हैं,
उनकी थॉरो एनालिसिस करनी है। मैंडेटरी टेस्ट एनालिसिस इज अ मस्ट, बिना इसके कोई पॉइंट नहीं है। आपने जो भी सवाल, जो भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव गलत किया, उसको आप कॉपी बनाएंगे, मिस्टेक नोटबुक, उस मिस्टेक नोटबुक में आप नोट करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे, वो भी रिवीजन का पार्ट होगी। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन, लास्ट डे पे क्या करेंगे अपन, लास्ट 1 वीक में क्या करेंगे। देखो, अगर आपने ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है ना, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। 350 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो अपने में, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है अपने को। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएंगे। आपने तैयारी की है तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा करोगे, क्यों खराब करोगे। हमको ब्लैंक माइंडसेट के साथ जाना है, ठीक है। ना ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे, ना अंडर कॉन्फिडेंस में जाएंगे, ब्लैंक जाएंगे, ठीक है। जो जितना पढ़ा है सिर्फ वही याद रखेंगे, एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं लेके जाएंगे। ब्लैंक का मतलब ये नहीं कि दिमाग खाली लेके जाएंगे, ठीक है। ब्लैंक जाएंगे, कोई भी चीज ओवर थिंक नहीं करेंगे या अंडर थिंक नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करेंगे। दूसरी चीज है, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने ये सारी चीजें फॉलो की है, तो क्यों खराब होगा, सब अच्छा होगा। आपके दिमाग का सब खेल है, तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बिल्कुल जाना है, एग्जाम देना है, ठीक है। अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे। आपको खुद अपने टेस्ट में इंप्रूवमेंट दिखेगा, सारी चीजों में आपको प्रॉपर इंप्रूवमेंट और रिजल्ट्स दिखेगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, वीडियोस और गाइडेंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हैव अ गुड डे।